चलिए आज चालू करते हैं मोटिवेशन टाइप्स टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण के प्रकार। और टाइप्स टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण के प्रकार। तो अभिप्रेरण के प्रकार जो है इसमें हम बात करते हैं आज। इसके पिछले क्लासेस में अभिप्रेरण की जो मीनिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट है, नेचर है, इसके बारे में हमने बात की थे। ठीक है, अभिप्रेरण जो है प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए थे। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरण के प्रकार के बारे में कि अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें अभिप्रेरण की जो प्रकार है, अभिप्रेरण का क्षेत्र जो है ये काफी व्यापक होता है, फैला हुआ है। समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाओं से प्रेरित होते रहते हैं। अभिप्रेरणाओं की जो मुख्य रूप से इसके प्रकार हैं उसमें आपका धनात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक, वित्तीय और अवित्तीय, व्यक्तिगत, समूह। इसमें इसके प्रकार जो है, पहले तो हम लेते हैं इसको आपका मौद्रिक और धनात्मक एवं ऋणात्मक। ठीक है, दूसरा वित्तीय एवं अवित्तीय। तीसरा व्यक्तिगत एवं समूह। आंतरिक एवं बाह्य। ठीक है, ये चार मुख्यता है। अभिप्रेरण के प्रकार में मुख्यतः चार प्रकार के हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट आ जाता है वित्तीय एवं अवित्तीय। इसको हम कहते हैं मौद्रिक या अमौद्रिक भी कहा जाता है। मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी मोटिवेशन। व्यक्तिगत समूह की बात है, व्यक्तिगत समूह, इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन। लास्ट में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये मुख्यतः इसके चार प्रकार हैं। हम एक एक करके एक एक जो प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभिप्रेरण की विधाएं या प्रकार अथवा अभिप्रेरण का वर्गीकरण
अभिप्रेरण के साधन या तकनीक आप ये कह सकते हो, प्रकार कह सकते हो, साधन कह सकते हो, तकनीक कह सकते हो, उसका वर्गीकरण कह सकते हो, क्लासिफिकेशन कह सकते हो। तो अभिप्रेरणाओं के जो प्रकार है मुख्यतः ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हम पहले बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरण। धनात्मक अभिप्रेरण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, धनात्मक पॉजिटिव प्लस, ठीक है, प्लस एंड माइनस। तो भाई हम कहते हैं कि सिक्के की 2 पहलू हैं, ठीक ऐसे ही इसमें धनात्मक अभिप्रेरणाएं, पॉजिटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि धनात्मक अभिप्रेरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाभ या पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर कर्मचारियों को अपनी इच्छा अनुसार काम लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो धनात्मक अभिप्रेरण को सकारात्मक अभिप्रेरण भी कहा जा सकता है। ऐसी अभिप्रेरण वित्तीय और अवित्तीय दोनों तरह की हो सकती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। जैसे कि आपको कल मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, हम ये देखते हैं कि घरों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनसे कुछ काम लेना होता है तो हम उनको मोचित करते हैं कि भाई वो आप ये काम कर दोगे तो हम आपको ये दे देंगे, आप ये कर दोगे तो हम ये कर देंगे। तो वो क्या करता है, उस लालच से या हम कहें कि उस फायदे के लिए वो क्या करता है, वो काम को कर देता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कहते हैं भाई आप ये काम कर दोगे तो आपको इतना पैसा दे देंगे, या बोले कि भाई ये काम करना है आपको, ये चीज आप दुकान से लेके आओ और जो बचा पैसा होगा उसको ले लो। तो वो क्या हो गया, मौद्रिक हो गया। उसके पहले वाली जो बात जिसमें हम गिफ्ट दे रहे हैं वो क्या हो जा रही है, आपका अमौद्रिक हो जा रहा है। तो ये काम का है ना, तो ये दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। तो धनात्मक अभिप्रेरण कर्मचारियों को उसके आनंद, उसकी संतुष्टि को प्रदान करता है, कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण सहयोग के लिए प्रेरित करती है। यह अभिप्रेरण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है, उनकी प्रतिवेदनाएं, ग्रीवेंस जो होता है उसको दूर करता है और उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके से धनात्मक अभिप्रेरण का अभिप्राय एक ऐसी क्रिया से है जिसमें कार्य करने वाले व्यक्ति को कुछ लाभ, पुरस्कार या अधिकार देकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको मोटिव किया जाता है। तो इस प्रकार अभिप्रेरण की कर्मचारियों के व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और उसके कार्य के प्रति रुचि और उसकी पावर यानी शक्ति का विकास होता है। तो धनात्मक अभिप्रेरणाओं में जो प्रेरणाएं जो दी जाती हैं, माने जो मोटिव किया जाता है, उसमें ये होता है कि अधीनस्थों में व्यक्तिगत रुचि को दिखाना, यानी कि उसकी इंडिविजुअल हॉबीज जो है उसको मोटिव करना, उसको प्रेरित करना, नकद पारिश्रमिक दे देना, वेतन व मजदूरी भुगतान कर देना, कुशल या योग्य कर्मचारियों के बारे में उसको सूचना प्रसारित करने से, यानी उसको बताना कि भाई ये काम ये कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो और आप अच्छे से कर सकते हो, ये है ना। तो कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन करने में उसको मौका दे देना कि भाई आप इसको मैनेज करेंगे और आप इस तरीके से काम ले सकते हैं, आप अपने अधीनस्थों को ले सकते हैं, आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये प्लस है। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं का एक अर्थात हम ये कहें कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशंस जो है ना, उसको पैदा करना, उसको मोटिव करना, उसके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करना और कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं, अच्छे कार्य हैं, वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उसको प्रदान करना, कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, उनको गिफ्ट वगैरह देना, उनका प्रमोशन कर देना, कर्मचारियों के प्रति विश्वास और निष्ठा रखना। तो आजकल वर्तमान समय में हम देखते हैं कि व्यवसायिक और औद्योगिक जगत में अधिकतर इन्हीं धनात्मक आम प्रेरणाओं का ही प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है और अधिकतर ये उपयोग में लाए जाते हैं और किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें हमको धनात्मक की बात की, पॉजिटिव की। अब ऋणात्मक की बात करते हैं हम। ऋणात्मक जो अभिप्रेरणाएं हैं, निगेटिव मोटिवेशन,
तो ऋणात्मक अभिप्रेरण का उद्देश्य धनात्मक अभिप्रेरण की तरह ही अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु अभिप्रेरण की तकनीक का ये आधार जो है ये काफी भयावह दबाव होता है, माने कि एक प्रेशर होता है। तो इस प्रकार ऋणात्मक अभिप्रेरण का संबंध जो है उसको हम कह सकते हैं भय से है, कठोरता से है, धमकी से है या आलोचनाओं से है। तो इस प्रकार अभिप्रेरण के समर्थकों की यह मान्यता है कि व्यक्तियों को कभी-कभी उन पर दबाव डाला जाता है, भय उत्पन्न की जाती है, डर पैदा की जाती है, जिसके आधार पर उसको अभिप्रेरित करना पड़ता है। यदि कोई कर्मचारी काफी कोशिशों के बावजूद समय पर नहीं आता है, टाइम का ध्यान नहीं रखता है, अपने कार्य को या अपने कार्य में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं करता है, या वो समूह को सहयोग नहीं प्रदान करता है, जो ग्रुप है अन्य कर्मचारियों को साथ नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऋणात्मक मोटिवेशन यानी कि आपका निगेटिव मोटिवेशन, ऋणात्मक अभिप्रेरणाओं को काम में लाना पड़ता है, उस पर प्रेशर बनानी पड़ती है, उसकी वेतन को रोकी जा सकती है, वेतन वृद्धि को रोकी जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है, या उसको जॉब से निकालने का डर उसके मन में पैदा करना होगा कि भाई आप टाइम से नहीं आ रहे, आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दबाव थी। तो इन व्यवहारों से और इन तरीकों को अपनाने से कार्य व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। तो इस तरीके से विप्रेरणाएं किसी विशिष्ट व्यवहार को हतोत्साहित करने, डायग्नोसिस के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऋणात्मक अभिप्रेरण को हम नकारात्मक अभिप्रेरण के रूप में भी जानते हैं। इन अभिप्रेरणाओं में हम सेवा मुक्ति, बर्खास्त को शामिल कर सकते हैं। भाई यदि काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, किसी कर्मचारी के साथ सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है, आलस्य दिखा रहा है, टाइम पर नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में जैसे कि मैंने बताया भाई कि यदि आप सुधर नहीं जाते हो, आप अपने काम में सुधार नहीं करते हो, ऐसी स्थिति में आपको नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी या उसके वेतन वृद्धि को रोक दी जाएगी, उसकी आलोचनाएं की जाएंगी, निंदा करना होगा, कारण का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, उसकी डांट फटकार लगानी पड़ेगी, उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, इग्नोर करना पड़ेगा उसे, उसके साथ उसके व्यवहार जो है उसको रूखापन अपनाना होगा, उसकी जो इंक्रीमेंट्स हैं उसको रोक दी जाएंगी, उसको आगे के प्रमोशन जो है पदोन्नति जो मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से जो सुविधाएं हैं उनको धीरे धीरे उसमें क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, अर्थात उसको कटौती करनी पड़ेगी या उसको जबरदस्ती छुट्टी प्रदान कर दी गई। भाई यदि समय पर नहीं आया तो उसको बोले कि भाई ठीक है आपका समय समाप्त हो गया और आप आज के लिए छुट्टी पर रहे, आप लीव में रहे। तो ये ऐसी जो प्रवृत्तियां होती हैं हठी और जिद्दी किस्म के व्यक्तियों के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं, जो काम लेने के लिए उनको प्रेरणा को उनको मोटिव करने के लिए प्रयोग में करना होता है। यद्यपि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऋणात्मक अभिप्रेरणाएं काफी प्रभावशाली होती हैं, किंतु इनका प्रयोग आवश्यक स्थितियों में ही करना उचित होता है और इस तरीके के कर्मचारियों पर ही इसका उपयोग करना उचित होता है। कारण ये होता है कि जिन कर्मचारियों को ऐसी अभिप्रेरणाएं दी जाती हैं वे असंतुष्ट होते हैं, विद्रोही तरीके के होते हैं, उनकी माइंडसेट होता है, संघर्षशील होते हैं और इन सब सारी चीजों से संघर्षशील हो जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं और इस तरीके से ऋणात्मक अभिप्रेरण प्रतिकूल प्रतिक्रिया, अनफेवरेबल रिएक्शन को जन्म देता है। इसलिए ऐसी अभिप्रेरणाओं का प्रयोग काफी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये हुआ ऋणात्मक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वित्तीय और अवित्तीय।
इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट को लेकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि ये कहा जा सकता है वित्तीय और अवित्तीय अभिप्रेरणाओं से आपका क्या असर है, इसको कीजिए, समझाइए, मौद्रिक और अमौद्रिक, है ना। तो यहाँ पर मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक अभिप्रेरण से आशय मुद्रा से होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वित्तीय, फाइनेंशियल, है ना। तो फाइनेंशियल अर्थात मुद्रा, कैश, रोकड़ से बात होती है। तो मौद्रिक अभिप्रेरण से आशय मुद्रा से ही होता है, यानी उसको दी गई अभिप्रेरण से है। वित्तीय अवधारणाओं में वे सभी साधन शामिल किए जाते हैं जिनका मुद्रा से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसका संबंध होता है। इस तरह जब किसी कार्य के निष्पादन के प्रतिफल के रूप में बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक मुद्रा में दिया जाता है, तो ये वित्तीय और मौद्रिक अभिप्रेरण कहलाती है। वित्तीय अभिप्रेरण या मौद्रिक अभिप्रेरण फाइनेंशियल मोटिवेशन अधिकतर उनकी सैलरी, वेजेस, प्रीमियम, बोनस, डिविडेंड, कमीशन, इनसे इन्हीं के रूप में दी जाती है, ठीक है। सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, लाभांश, डिविडेंड के रूप में, इस तरीके से उनको प्रदान की जाती है। और ये अभिप्रेरण अत्यंत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में उनको भुगतान करता है, तो कर्मचारी जो है वो सरल स्वीकार करता है और लगन से वो कार्य को करता है, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता जो है वो सर्वव्यापक है, हर किसी को जरूरत होती है और ये बहुत सी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए इसे अभिप्रेरण का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स साधन माना गया है। इसको जैसे कि मार्शल ने सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा माना, यानी कि मोटिव माना है, यानी कि शक्तिशाली प्रेरणा घटक के रूप में माना है मजदूरी या वेतन को। तो वित्तीय अभिप्रेरण को देते समय एक उचित योजना बनाई जानी चाहिए, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए या ऐसे सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें यह देखना हो, जीवन निर्वाह सिद्धांत को देखना चाहिए, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत और अन्य आपके सिद्धांत हैं जिसमें वित्तीय अभिप्रेरण, सरलता, उसको समझने का सिद्धांत होना चाहिए। प्रत्येक संस्था को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अभिप्रेरण योजना बनानी चाहिए। ऐसी योजनाओं का संबंध संस्था के दीर्घकालीन सफलता के साथ होना चाहिए। तो वित्तीय अभिप्रेरणाओं में मुख्यतः जो अभिप्रेरण को शामिल किया जाता है या जो मोटिव को इंक्लूड किया जाता है, उसमें यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेतन और मजदूरी, कमीशन, नकद के रूप में, बोनस देना, लाभ विभाजन करना, डिविडेंड देना, निःशुल्क चिकित्सा भत्ता दे देना, छुट्टियों में उसके वेतन के रूप में उसको मुद्रा प्रदान करना, स्पेशल एनुअल इंक्रीमेंट प्रदान करना, कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रोविडेंट फंड में उनको कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड में अधिक अंशदान प्रदान करना, पेंशन ग्रेजुइटी, इंक्रीज इन पेंशन और ग्रेजुइटी, डिविडेंड्स, तो जो इन्वेस्ट किए हैं उस पर ब्याज। तो सभी प्रकार के कृत्यों को ना
तो उसको रुचिकर बनाना संभव है और ना ही उसको अर्थपूर्ण बनाना संभव है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से देखना है। हम ये देखते हैं कि विप्रेरण कर्मचारी की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। व्यक्ति को अभिप्रेरित करने में इन अभिप्रेरणाओं की एक अहम भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं अवित्तीय नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। इन्हें अमौद्रिक अभिप्रेरण भी कहा जाता है। अवित्तीय अभिप्रेरण का अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जिनका मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है। अमौद्रिक यानी कि जिसका मुद्रा से कोई संबंध ना हो, ठीक है। फाइनेंशियल, अफाइनेंशियल। अफाइनेंशियल जहां पर कोई लेन देन ना हो, तो यहाँ मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अवित्तीय अभिप्रेरण जो है वो किससे संबंधित हो गया? आपका मानसिक, आपका बौद्धिक स्तर पर हो गया, या अदृश्य अभिप्रेरण के रूप में होता है। इसको अदृश्य अभिप्रेरण भी कहा जाता है। यह अभिप्रेरण तो कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अभिप्रेरणाओं के समर्थकों के अनुसार मनुष्य केवल धन के लिए ही कार्य नहीं करता है, बल्कि वह अपने संतुष्टि या सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी कार्य करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं ना, नेम फेम, पैसे के लिए ही नहीं है भाई, और भी चीजें हैं, नाम काम है, लोग उनको जाने, समाज में एक अच्छा उसका स्थान हो। तो इस तरीके से तो मनुष्य के अपने जीवन मूल्य होते हैं, लाइफ वैल्यू होती है, और वह उनकी प्राप्ति के लिए वो काम करता है, कार्य को करता है। अतः इसमें सदैव यानी कि हमेशा सभी दशाओं में धन या मुद्रा कर्मचारियों के लिए अभिप्रेत का काम नहीं करती या नहीं हो सकती, आप ये कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अवित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं भी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक हो जाता है। और इन अभिप्रेरणाओं के विकास का श्रेय जो है वो समाज को जाता है, मनोविज्ञान को जाता है, साइकोलॉजी इफेक्ट, यानी कि हम ये कहें कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के सिद्धांत ये यहाँ पर काम आते हैं। जैसे कि इसमें अवित्तीय जो स्थितियां होती हैं फाइनेंशियल, तो यहाँ पर हम देखें कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त होती है और उसमें समूह भावना विकसित होता है। ये प्रेरणाएं कर्मचारियों की अनुपस्थिति और उसका प्रत्यावर्तन टर्नओवर में कमी लाती है। तो अवित्तीय अभिप्रेरणाओं की को भी किसी भी संस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें मुख्यतः जो देखा जाता है कि इसमें लॉक अफेयर यानी भय का अभाव, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, नौकरी की सुरक्षा, रिकॉग्नाइजेशन एंड पर्सन्स पेरेंट्स यानी कि मान्यता और उसकी प्रशंसा, पार्टिसिपेशन भागीदारी, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज पदोन्नति का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकारों का भारांकन, गुड लीडरशिप एक अच्छा नेतृत्व, कार्य में गौरव की भावना उत्पन्न करना, पैरिट इन द जॉब, और इंडिविजुअल स्टेटस व्यक्तिगत स्थिति, जस्टिस, गुड वर्किंग कंडीशन, जॉब रिटेशंस, एफिशिएंसी कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कुशल संदेश वाहन व्यवस्था, गुड ह्यूमन रिलेशन अच्छे मानवीय संबंध, जॉब इंक्रीमेंट्स यानी कृत्य पोषण। तो ये इन सारी चीजों को इसमें शामिल किए जा सकते हैं जिससे कि
कर्मचारियों की कृत्य पोषण के स्थान पर उसकी शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहिए। तो इन सारी विवेचनाओं को और इन सारे पॉइंटों को हम देखते हैं तो इसमें किसी भी संस्था में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय या अवित्तीय अभिप्रेरणाएं दोनों उसी प्रकार आवश्यक होता है जिस प्रकार से चलने के लिए किसी व्यक्ति को दोनों पहलुओं की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जिद्दी होते हैं, अपने काम के प्रति लापरवाह होते हैं, कार्य को सही तरीके से नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उनको भय, दबाव, डर उसके मन में उत्पन्न की जाती है। यह भी प्रेरणा है उस कार्य को करने के लिए, उसको प्रेरित करना है, उसके लिए उसकी हॉबीज, उसकी रुचि को रुचिकर बनाना होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें शामिल की जाती हैं अवित्तीय प्रेरणाओं पर, वो ये बिंदु है। इसको आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं, जिन पॉइंटों को मैंने बताया उसको पॉइंट वाइज आप करें और उसको आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई लक ऑफ फेयर यानी कि भय का अभाव, तो यह एक सर्वमान्य सत्य होता है कि कर्मचारी को भयभीत करके उनसे कुछ समय तक के अधिक कार्य लिया जा सकता है, लेकिन अधिक समय तक के नहीं किया जा सकता है क्योंकि कर्मचारी भय से कार्य तो करता है लेकिन उसकी स्वेच्छा नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाई यदि उस पर डर, दबाव, भय उत्पन्न की जाए तो उसको काम किया जाएगा तो वो अनिच्छा से काम करेगा, लेकिन वो हर हमेशा के लिए नहीं हो सकता। वह कभी आप ऐसा उस पर करते हैं तो वो उससे आप उसके जुटाए करा सकते हैं और कार्य लग सकता है। और यदि अधिक समय पर यदि किया जाता है, कम समय पर किया जाता है और समय अनुसार यदि किया जाता है तो ऐसा करने से वो प्रॉफिटेबल होता है, लाभप्रद होता है। दीर्घकाल के लिए यह स्थिति जो है वह ऋणात्मक की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अवित्तीय जो मोटिवेशन है उसमें भय, दबाव, डर यह उत्पन्न करके उनके प्रेरणा को तैयार की जाती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हम आते हैं। इस पॉइंट को मैंने इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ले लिया कि इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरी पॉइंट है व्यक्तिगत एवं समूह। ये दोनों पॉइंट आज हम कंप्लीट कर देते हैं, व्यक्तिगत और समूह, इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेशन। तो इंडिविजुअल मोटिवेशन व्यक्तिगत अभिप्रेरण से आ सकता, व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्तिगत अभिप्रेरण से है। इन अभिप्रेरणाओं में व्यक्तिगत इंडिविजुअल मैंने बात होती है तो उसमें जैसे कि प्रशंसा है, उसको सर्टिफिकेट प्रदान करना है, उसको जॉब सिक्योरिटी प्रदान करना है, या उसको प्रमोट कर देना है, उसको सम्मान करना है, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो है यानी कि ये वे प्रेरणाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है, इंडिविजुअल ही उसको मोटिव किया जाता है। इन प्रेरणाओं में एक व्यक्ति को व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा वह अपने कार्य के लिए या उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। और इन प्रेरणाओं में हम मुख्यतः उसको शामिल करते हैं, जैसे उसको प्रशंसा कर दें, उसकी जॉब सिक्योरिटी उसको प्रदान कर दें, ठीक है, उसको उसकी इंक्रीमेंट को बढ़ा दें वेतन में, उसका प्रमोशन कर दें। तो इस तरीके से इन चीजों को शामिल करते हुए कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्यों को मापा जा सकता है और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत अभिप्रेरण जो है ये काफी अधिक उपयोगी होता है या अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें किसी उद्योग के कर्मचारी की व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं प्रदान करने पर जो प्रॉफिट होता है यानी कि जो आपका एडवांटेज है, उसमें एडवांटेज में हम ये देखते हैं कि अभिप्रेरण कर्मचारियों को अत्यधिक कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्य के पक्षों आवश्यकता अनुसार प्रयत्न मिलता है और वो अधिक प्रयत्न करता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। अकुशल जो कर्मचारी होते हैं उनको
अभिप्रेरणाओं का प्रलोभन देकर उनसे कार्य कराने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसका विकास किया जा सके। तो इस तरीके से आपका ये इंडिविजुअल अभिप्रेरण हुआ। दूसरी बात हम आते हैं ग्रुप का, ग्रुप मोटिवेशन। ये वे प्रेरणाएं होती हैं जो कि समूह को एक साथ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है ग्रुप, यानी समूह को प्रेरित करता है। इसमें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करनी होती है और आपसी संघर्ष और मतभेद को भूलकर अर्थात उसको कम करते हुए कार्य को करने के लिए किया जाता है। प्रबंधन का कार्यभार कम हो जाता है और सामूहिक जो व्यवहार है उसमें सुधार आता है। इसमें विशिष्ट वार्षिक वृद्धियां यानी कि आपका स्पेशल एनुअल इंक्रीमेंट, टीम स्पिरिट, इन चीजों को शामिल किया जाता है। यानी कि सामूहिक पुरस्कार दिए जाए, लाभों में उसको सहभागिता बनाई जाए, मानवीय संबंधों की स्थापना। तो जहां कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्यों को पूर्णता संभव ना हो तो कार्य की पूर्णता के लिए सभी कर्मचारियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो समूह अभिप्रेरणाएं अधिक वहां पर उपयोगी होती हैं, लाभप्रद होती हैं। इस प्रकार की अभिप्रेरणाओं से समूह अभिप्रेरणाओं में आपसी मतभेद और संघर्ष की भावना जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सभी मिलजुल कर कार्य को कर रहे हैं। उसमें एक बहुत एक इन्वायरमेंट तैयार कर दिया जाता है तो जिससे कि क्रियान्वित करें। नेक्स्ट है आपका आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरण से आशय कार्य के रूप से अभिप्रेरित करने से है। यह अभिप्रेरण उस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छा कार्य करे और करना चाहिए। कार्य देना, उसमें सफलता पाना ही उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरण में सम्मान, पदोन्नति, मान्यता, भाग्यता, उपलब्धि, प्रशंसा, इन सारे लोग शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो इन अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत के सभी घटक को शामिल किया जाता है। जो अतिरिक्त अन्य स्रोतों से लाभ प्राप्त अभिप्रेरण से होता है, अर्थात कार्य के पश्चात अथवा कार्य से दूर प्राप्त होते हैं। ये अभिप्राय कार्य के दौरान उत्पन्न नहीं होता, परंतु कार्य के समय लाभ प्रदान करती है, जैसे कि सेवानिवृत्ति योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस जो प्रदान की जाती है, लीव्स दी जाती है, पेंशन की सुविधा, ये भी एक अभिप्रेरण का उदाहरण हो सकता है। इसमें से कोई भी घटक कर्मचारियों को कार्य के दौरान प्रेरणा प्रदान करता है। अनुसंधानों से पूर्व जो है, यानी कि आपका रिसर्च में ये देखते हैं कि प्रबंधक बाह्य अभिप्रेरक तत्वों को अधिक महत्व देते हैं जिनका परिणाम बहुत अनुकूल नहीं होता है। तो ये आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बाहरी अभिप्रेरण से आशय कार्य के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से है। इसमें जैसे कि इलाउंसेस है, आपके मेडिकल सुविधाएं हैं, इससे उनको प्रेरणात्मक पारिश्रमिक पद्धति, इन सबको शामिल उसमें किए जा सकते। तो आज के लिए इतना ही। अभिप्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, इसलिए आज इसको थोड़ा सा इसको डील कर दिया क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते। ठीक है, किसी को इन पॉइंटों में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताएं। सुभाष, कुछ पूछना है? नो
कुछ पूछना है सुभाष? नहीं सर। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? यस। और कुछ बताएं? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप लोगों का क्लास होगा, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।